नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। सबसे पहले मैं अपने 490 सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसके अलावा जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है EPS, MATM या मनी ट्रांसफ़र करने में। तो ऐसे लोग हमें कमेंट करते हैं जिसका हम हर एक सब्सक्राइबर का जवाब ज़रूर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने एक और नई योजना बनाई है, मतलब ऐसा मैंने सोचा कि जितने भी EPS संचालक हैं जो हमारे वीडियो के और हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए हम हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार जो है लाइव सेशन दें, जहाँ पर आपकी समस्याओं को आप हमें बताएं और हम आपको लाइव उसका जो है समाधान दे सकें। अगर आपको ये विचार अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ, हमें लाइव सेशन लेना चाहिए और आपकी समस्याओं का समाधान भी आपको देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आजकल देखने को ये मिल रहा है कि जो साइबर फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसे में इसका जो शिकार है वो कई सारे EPS संचालक भी हो चुके हैं। EPS संचालकों की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर वो लोग साइबर अपराधी के द्वारा अगर पेमेंट ले लेते हैं अपने वॉलेट में या फिर अपने बैंक अकाउंट में, तो उस समय उनका जो अकाउंट है वो साइबर पुलिस द्वारा जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है। जिसका मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000, 15,000 या 50,000 जितना भी पैसा है, आप उसे निकाल नहीं पाओगे और इसे पूरी तरह से आपके खाते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसी काफ़ी शिकायतें हमें देखने को मिली है और ये खासकर उन रिटेलरों के साथ हो रहा है जो UPI के माध्यम से पैसा लेने का और देने का काम करते हैं। अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ऐसा नहीं कि काफ़ी आप लोग 100% सेफ है कि हमें क्या दिक्कत है, हम तो पैसा भेज रहे हैं। अगर आप जिस व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं वो व्यक्ति अगर साइबर फ्रॉड है, यानी अगर वो व्यक्ति अगर साइबर अपराधी है और अगर आपने उसको पैसा भेजा तो उस कंडीशन में भी आपका भी अकाउंट फ्रीज़ होने के चांसेस है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी कस्टमर का UPI के माध्यम से लेन-देन करते हैं, अधिकतर इस बात की आप लोग जानकारी ज़रूर रखें कि वो जो व्यक्ति है वो आपकी जान-पहचान का व्यक्ति हो और आप ही के शहर का हो। यानी अगर किसी कारणवश अगर आपके पास साइबर पुलिस का कोई नोटिस आपको अगर मिलता है या फिर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपने सिटी में उस व्यक्ति से मिल सकते हैं और आप उस शिकायत को पुलिस के द्वारा जो है अनफ्रीज़ करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया व्यक्ति आता है और अगर आप उसका काम UPI के माध्यम से कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और आपके पास कभी भी साइबर पुलिस का या फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसलिए आपसे एक ही अनुरोध है कि कई जितने भी रिटेलर हैं, अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो भाई आप EPS ID का इस्तेमाल कर रहे हैं UPI के माध्यम से कैश विड्रॉल करने के लिए, तो ये जो है UPI कैश विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो स्पाइस मनी पर है और कुछ और कंपनियों पर भी है, लेकिन इसमें भी दोस्तों एक लिमिट लगाई गई है। वो लिमिट मात्र 1,000 रुपये की है, यानी आप 1,000 रुपये के ऊपर उस व्यक्ति का पैसा अपने वॉलेट में नहीं ले सकते। हाँ, कुछ और कंपनियाँ भी है जो पोर्टल है जो कि 10,000 रुपये तक की लिमिट देते हैं, लेकिन वो लिमिट आपके पोर्टल को रिचार्ज करने के लिए वो कंपनियाँ देती है, न कि आप किसी व्यक्ति से पैसा लेकर अपने पोर्टल में डालें। हालाँकि कुछ रिटेलर कुछ प्रतिशत मार्जिन के चक्कर में ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन वो आप किस कंडीशन में कि जब अगर उसके पास आधार कार्ड है और वो अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकाल पा रहा है, यानी कि अगर किसी का आधार लिंक नहीं है या फिर किसी ग्राहक का फिंगर नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में आप उसका पैसा अपने पोर्टल पर ले लीजिए UPI के माध्यम से। क्योंकि अभी हमने देखा कि कई बैंकों ने अपना EPS बंद कर लिया, जिन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक, ऐसे कई बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक और बाकी बैंकों में भी EPS में बहुत सारे दिक्कत का सामना हमें करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर उस कस्टमर के पास में आधार कार्ड है तो आप एक रजिस्टर मेंटेन ज़रूर कीजिए। इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि आप लोग रजिस्टर मेंटेन ज़रूर कीजिए। तो उस रजिस्टर में उसका आधार नंबर के साथ उसकी आप डिटेल लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए और UPI के माध्यम से आप उसे कैश दे सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% सेफ़ रहेंगे, लेकिन हाँ, आपको ये ज़रूर पता रहेगा कि किस ग्राहक ने आपके यहाँ से पैसा निकाला है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और आपने उसका आधार नंबर भी लिखा है और आधार नंबर उसकी फ़ोनपे के नाम से मैच करता हो, तभी आप उससे पैसा दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आप पैसा भी कमाएँगे, इसके अलावा आप सेफ्टी भी रहेंगे और अगर आपके पास किसी तरह का कोई साइबर नोटिस आता भी है, तो आप उस कंडीशन में आप वहाँ पर जो है आपका जो साइबर सेल है वहाँ जाकर आप अपना रजिस्टर दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा EPS का काम है और मैंने इस कस्टमर को इस डेट पर इस टाइम पर कैश विड्रॉल करके दिया था आधार कार्ड के द्वारा या फिर UPI के द्वारा, और यहाँ पर उसके सिग्नेचर भी और उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर रजिस्टर में मौजूद है। तो आप एक तरह से 100% तो सेफ नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी ये एंट्री और आपका जो काम देखकर वो शायद आपको आपके जो अकाउंट को है वो अनफ्रीज़ कर दे। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करते और आप बिना किसी एंट्री के UPI के माध्यम से कैश देने और लेने का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे ही आपके लिए मुसीबत बन सकती है। इसीलिए
हमने आपको हमेशा से कहा है अपने हर वीडियो के माध्यम से कि आप रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करें और यूपीआई के माध्यम से कैश लेने और देने के लिए ये सावधानी ज़रूर बरतें कि उस कस्टमर के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आधार कार्ड और जिस मोबाइल नंबर से वो आपको पेमेंट कर रहा है उसका नेम सेम होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने भाई का अकाउंट यूज़ करते हैं, बहन का यूज़ करते हैं या फिर अपने वाइफ का यूज़ करते हैं। कई बच्चे आते हैं वो अपने माता पिता का भी अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये भी देखा है दोस्तों कि कई बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं और उनके माँ बाप को इस बारे में जानकारी नहीं होती, और जब वो बैंक में जाके इसकी शिकायत करते हैं तब उसके जो है वो चार्जबैक की शिकायत अगले व्यक्ति तक पहुँचती है। हालाँकि उसमें गलती उन बच्चों की है, उसके माँ बाप की नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट तो उन बच्चों ने ही किया है। तो ऐसे में हमें सेफ्टी अपने लिए रखनी है, क्योंकि इससे हमारी एईपीएस की न सिर्फ आईडी बंद हो सकती है, आगे अगर हमारा पैन कार्ड को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है एनपीसीआई के द्वारा तो हम आगे और किसी और आईडी में भी काम नहीं कर सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनपीसीआई ने एक 2FA का जो नियम लाया कि हर ट्रांजेक्शन के साथ हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है। ये नियम क्यों लाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब 2FA नहीं हुआ करता था, हम किसी भी मोबाइल में अपना आईडी लॉगिन कर लेते थे और अपना काम शुरू कर लेते। यानी हमारी दुकान पर अगर हमारा कोई एम्प्लॉई है, हमारा भाई है या फिर हमारे पिताजी है, तो वो लोग भी उस आईडी से पैसा आसानी से विड्रॉल कर लेते थे। और ऐसे ही कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, चाहे वो किसी भी कंपनी की आईडी देते होंगे, तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई व्यक्ति जाता सर हमें एईपीएस की आईडी लेनी है, तो उस समय आईडी शुरू होने में कम से कम 3-4 दिन से लेकर तो 15 दिन तक का समय लगता था। तो ऐसे में वो व्यक्ति बोलता कि यार हमारे बहुत सारे कस्टमर वापस जाते हैं, तो आप हमें अपनी आईडी दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे में वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते थे, अपनी ही कोई कम यूज़ होने वाली आईडी उनको वो दे देते थे। और ऐसे में ये फ्रॉड कई बार हो चुका है। लेकिन इसका जो ये जब भी रिटेलर ने ये फ्रॉड किया होगा और जिसके नाम से वो आईडी होगी फंसेगा तो वो व्यक्ति, क्योंकि आईडी मेरे नाम पर है तो वो मैं ही फंसूंगा, कोई और नहीं फंसेगा। इसीलिए इस काम को रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये वाला नियम लाया है कि 2FA करना ज़रूरी है, यानी जिसका थंब उसी की आईडी और उसी से ही पैसा विड्रॉल होगा, नहीं तो वो पैसा विड्रॉल नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा नियम है, ऐसा नहीं कि इसमें हमारे लिए कोई मुसीबत बनी, क्योंकि फ़िलहाल जब ये नियम शुरू हुआ था हमें काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब हमें उसकी आदत हो चुकी है। तो अब हमें वो काम इतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि पहले क्या था, काफ़ी मुश्किल आई, कस्टमर्स का थंब नहीं लगता था, 3-3 बार लगाने के बाद भी हमारी आईडी को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में अब वो जो समस्या है वो काफ़ी कम हो गई। हमें भी पता है कि कौन से कस्टमर का फिंगर ईज़िली लग जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक को लेकर एक न्यूज़ आई है कि आइरिस स्कैनर के माध्यम से 1 जून 2024 के बाद शायद ये जो है एईपीएस शुरू होने वाला है सेंट्रल बैंक ऑफ और बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब इसकी पक्की न्यूज़ तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक नोटिफिकेशन मुझे व्हाट्सएप पर मिला था। अब ये कितना सही है और कितना गलत है इसके बारे में तो हम आपको 1 जून के बाद ही बता पाएंगे। फिलहाल अभी जिन लोगों को बड़ौदा और सेंट्रल का निकल रहा है आप अपना काम करते रहिए, और जिनका नहीं निकल रहा है वो वेट कीजिए। और हो सकता है आप लोग L1 डिवाइस भी ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। हो सकता है कि L1 के साथ भी अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसका कन्फर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ एक अंदेशा है, ये एक न्यूज़ आई हुई है हमारे पास, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको उसका लेटर भी दिखा दूंगा। फिलहाल अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे। मेरा चैनल दोस्तों नया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।